दोस्तों ये वीडियो तो आपने देखी होगी जिसमें इसरो चीफ के सिवन भावुक हो जाते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें हौसला बना रहे हैं। के सिवन भावुक हो गए हैं क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी चरण में लैंडर विक्रम ने क्रैश लैंडिंग की थी जिसमें ये तबाह हो गया था और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सपना पूरा होते होते रह गया। इस घटना के करीब 4 साल बाद एक बार फिर से इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने जा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है। क्या इस बार हम लोग सफल हो पाएंगे? क्या गलती हो गई थी चंद्रयान 2 में? इस मिशन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रॉकेट जिसे कैरियर या लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है और इस केस में जो रॉकेट यूज किया गया है वो है LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था और ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। देखो रॉकेट का काम बस इतना होता है कि ये किसी सैटेलाइट या किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचा देता है और रॉकेट का काम खत्म होने के बाद ये वापस धरती पे गिर जाता है। LVM-3 3 स्टेजेस से मिलकर बना होता है। पहले स्टेज में 2 S-200 सॉलिड मोटर्स होते हैं जो कोर स्टेज से जुड़े होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम जिन्हें मोटर्स भी कहा जाता है, ये सबसे सिंपल टाइप का रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है और ये डिजाइन में किसी दिवाली वाले रॉकेट की तरह होता है। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर भरा होता है जो जलने पर बहुत सारी गर्म गैसेस बनाता है और ये गर्म गैसेस नोजल से बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती हैं और जब ये बाहर निकलती हैं तो रॉकेट पर आगे की तरफ धक्का लगाती हैं। इस स्टेज के खत्म होने के बाद शुरू होता है लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज। लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज में 2 तरह के लिक्विड होते हैं। एक होता है फ्यूल जो जलेगा और दूसरा लिक्विड होता है ऑक्सीजन, क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब धरती पर तो ऑक्सीजन हमें हवा से मिल जाता है और इसलिए हम अपनी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डलवाते हैं, ऑक्सीजन नहीं डलवाते। पर स्पेस में हमें ऑक्सीजन भी साथ लेके जाना होता है क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पे हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती। इसके बाद शुरू होता है क्रायोजेनिक इंजन। ये रॉकेट का लास्ट स्टेज है। इसमें 2 अलग अलग टैंक्स में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बहुत कम तापमान पे रखे होते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को करीब -250 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड ऑक्सीजन को करीब -200 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारा इंसुलेशन दिया जाता है ताकि इतने कम टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। चंद्रयान 2 के टाइम पे ये ब्लैक कलर का था पर अब इसे व्हाइट कर दिया गया। क्रायोजेनिक स्टेज में भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को कंबशन चैम्बर में पंप करके जलाया जाता है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। एफिशिएंसी के मामले में क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज सॉलिड और लिक्विड इंजन स्टेज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होता है और प्रत्येक किलोग्राम फ्यूल के जलने पर ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। इन सब स्टेजेस के ऊपर एरोडायनेमिकली डिजाइन प्रोटेक्टिव केसिंग में पेलोड को रखा जाता है। इस पूरे इतने बड़े रॉकेट का बस यही काम होता है कि ये ऊपर रखे पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचा। चंद्रयान 2 के केस में पेलोड ऑर्बिटर और लैंडर से मिलकर बना था जो आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा चंद्रयान 2 में रोवर भी था जो लैंडर के अंदर रखा हुआ था। अगर लैंडर चंद्रमा की सतह पे सक्सेसफुली लैंड हो जाता तो लैंडर में से रोवर बाहर निकलता और चंद्रमा की सतह पर चलता। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की ही तरह लैंडर है और लैंडर के अंदर रोवर भी है पर इसमें ऑर्बिटर की जगह पर इस बार प्रोपेलर मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद रॉकेट का पहला स्टेज जो कि सॉलिड बूस्टर स्टेज है शुरू हो जाता है। रॉकेट धरती की सतह से ऊपर उठने लगता है। एक बार लॉन्च टावर पार हो जाने के बाद रॉकेट की दिशा बदलने के लिए नोजल्स थोड़ा घूम बचने के लिए आप इमेजिन करो कि एक तोप के गोले को किसी ऊंचे पहाड़ से फायर किया गया। ग्रेविटी इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते को नीचे की तरफ कर्व कर देगी और प्रोजेक्टाइल कुछ दूर जाने के बाद वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। लेकिन पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण प्रोजेक्टाइल फ्लैट सरफेस के मुकाबले ज्यादा दूरी तक जाएगा। अगर गोले को इससे भी ज्यादा पावर से फायर किया जाए तो प्रोजेक्टाइल और भी ज्यादा आगे जाके गिरेगा और पृथ्वी पर वापस गिरने में इसे और भी ज्यादा समय लगेगा। कमाल की बात तो यह है कि अगर इस गोले को पर्याप्त पावर से फायर कर दिया गया तो यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा और वापस कभी पृथ्वी पर गिरेगा ही नहीं। और अगर इस गोले को फायर करने की पावर इससे भी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो ये इसे तोप के गोले की ही तरह तेज गति के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाना होता है और स्पेसक्राफ्ट को इस चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए रॉकेट को मुड़ना होता है। सॉलिड मोटर बूस्टर के खत्म होने से तकरीबन 20 सेकंड पहले कोर स्टेज के दोनों इंजन शुरू हो जाते हैं और सॉलिड बूस्टर के खत्म हो जाने पर ये रॉकेट से अलग हो जाता है और वापस धरती पर नीचे गिर जाता है। स्पेसक्राफ्ट का प्रोटेक्टिव केसिंग सेकंड स्टेज के दौरान अलग हो जाता है क्योंकि अब रॉकेट पृथ्वी के निचले वायुमंडल से बाहर निकल चुका है और अब इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज के खत्म होने के बाद सेकंड स्टेज भी अलग हो जाता है। क्रायोजेनिक स्टेज जो कि तीसरा स्टेज है शुरू हो जाता है और क्रायोजेनिक स्टेज के खत्म होने पर पेलोड लॉन्च व्हीकल से पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब यहाँ पे रॉकेट का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रॉकेट ने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है और स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है पर अभी भी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा से काफी दूरी पर है और इसलिए चंद्रमा के पास पहुंचने के लिए इसे अपने ऑर्बिट को बढ़ाना होता है और यहाँ पर काम आता है चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल में बाई प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो सही समय पर चालू हो जाता है और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है। वेलोसिटी के बढ़ जाने से इसका ऑर्बिट लंबा हो जाता है और इस ऑर्बिट के लंबा करने के प्रोसेस को मैन्यूवर्स कहते हैं। एक के बाद एक कई मैन्यूवर्स किए जाते हैं और ऑर्बिट की लंबाई को बढ़ाया जाता है और फाइनली जब चंद्रमा सही पोजीशन पर आ जाता है तब स्पेसक्राफ्ट अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है और जब ये चंद्रमा के काफी करीब पहुंच जाता है तो चंद्रमा की ग्रेविटी इसे पकड़ लेती है और ये चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन्स को रिवर्स डायरेक्शन में फायर किया जाता है जिससे इसका ऑर्बिट छोटा होने लगता है और ये चंद्रमा के और करीब जाने लगता है। प्लान के मुताबिक जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तब लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हो जाएगा और लैंडर में लगे इंजन रिवर्स से सुनिश्चित की गई जगह पर भी पहुंचना होगा जिसके बाद लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है तो लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा के एक दिन जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है इतने समय तक चंद्रमा की सतह को एक्सप्लोर करने के अलावा कई साल 2019 लाखों लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर इसरो के कंट्रोल रूम का ये सीन देख रहे थे।
लोग वैज्ञानिकों के एक्सप्रेशंस और इस ग्राफ को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर लगे सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढना था। इसे एक पहले से निश्चित 500 बाय 500 मीटर के एरिया में लैंड करना था, जहां चारों ओर पत्थर और गड्ढे थे। इसलिए लैंडर को लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित, साफ और समतल जगह भी खोजनी थी। कंट्रोल रूम में बैठे लोग इस ग्राफ को देखकर लैंडर की पोजीशन का अनुमान लगा रहे थे। इस ग्राफ में लाल कर्व लैंडर का प्लान्ड पाथ दिखा रहा था और ग्रीन डॉट लैंडर की एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा था। चंद्रमा की सतह से करीब 2.1 किलोमीटर तक लैंडर प्लान्ड पाथ को फॉलो करता है, पर इसके बाद ये अपने रास्ते से भटक जाता है और चंद्रमा की सतह से करीब 400 चंद्रयान 2 में हमने लैंडर और ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दिया और फिर उस ऑर्बिट को सफलतापूर्वक छोटा करके 100 किलोमीटर के दायरे में भी ले आया। इसके बाद ऑर्बिटर लैंडर से अलग भी हुआ और वो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो समस्या बस लैंडिंग के आखिरी फेज में आई, जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इसलिए इतना तो तय है कि हमें जो कुछ भी सुधार करने थे वो करने थे लैंडर में, पर इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 के लैंडर में समस्या क्या हुई थी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रयान 2 के फेलियर के कई कारण बताए। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा के 70 डिग्री साउथ में साउथ पोल के पास लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर इसमें कई मुश्किलें थी। लैंडर में 5 इंजन थे जो लैंडर की वेलोसिटी को कम करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में थ्रस्ट पैदा कर रहे थे, पर किसी कारण से ये इंजन जितना सोचा गया था उससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर रहे थे। लंबे समय तक ज्यादा थ्रस्ट पैदा होने से एरर बढ़ता गया और लैंडर की वेलोसिटी जरूरत से ज्यादा ही कम हो गई और इसी पहले से निर्देश दिए हुए थे कि उसे 500 बाय 500 मीटर के लैंडिंग साइट पे ही लैंड करना है, पर लैंडर ऑलरेडी चंद्रमा की सतह के काफी करीब था। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसे अपनी वेलोसिटी घटानी थी, पर लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए इसे अपनी वेलोसिटी बढ़ानी थी। इतने कम समय में लैंडर इस विरोधाभास का समाधान नहीं निकाल पाया और फाइनली जब लैंडर ने सतह पे लैंड किया तो स्थिति ये थी कि ये लैंडिंग साइट से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे था और साइट पे पहुंचने की कोशिश के कारण इसने अपनी वेलोसिटी प्लान्ड वेलोसिटी से काफी ज्यादा कर ली थी और इसलिए इतनी ज्यादा सक्सेस बेस्ड डिजाइन था। यानी कि अगर चंद्रयान 2 को सक्सेस होना था तो उसे सब कुछ प्लान के मुताबिक ही परफॉर्म करना था, उसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। इस पूरी घटना को इसरो की टीम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया और चंद्रयान 3 में काफी सुधार किए गए और इस बार चंद्रयान 3 को डिजाइन करते समय जो अप्रोच लिया गया वो 500 बाय 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया गया। इसलिए इस बार एक छोटे से टारगेट पर लैंड करने की बजाय ये इस रेंज में कहीं भी लैंड कर सकता है। दूसरा सुधार यह है कि इस बार इसमें ज्यादा फ्यूल भरा गया ताकि अगर ये अपने रास्ते से भटक भी जाता है तो भी इसके पास पर्याप्त फ्यूल बचा रहे ताकि ये अपने रास्ते को सही कर सके। ज्यादा फ्यूल होने से ये भी फायदा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये किसी दूसरी साइड पे भी लैंड कर सकता है। इस बार हमारे पास एक और एडवांटेज है और वो ये है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जिसे हम पिछली बार ही सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़ चुके थे, उसमें एक बेहद हाई रिजोल्यूशन कैमरा है और इस कैमरे ने चंद्रमा की बहुत ही डिटेल्ड इमेजेस भेजी हैं। इसलिए इस बार हमें लैंडिंग साइट का पहले से ही काफी अच्छा अंदाजा है और ये सब जानकारी पहले से ही लैंडर में प्रोग्राम्ड की हुई है। लैंडर को बस चंद्रमा की सतह की इमेज कैप्चर करनी है और इस इमेज को पहले से मौजूद जानकारी से कंपेयर करना है और जैसे ही दोनों मैच हो जाते हैं तो लैंडर को पता चल जाएगा कि वो लैंडिंग साइट नहीं है। होगा अगर लैंडिंग के बाद लैंडर के सोलर पैनल्स का फेस सूरज की तरफ नहीं होगा, वो पावर ही जनरेट नहीं कर पाएगा और काम नहीं करेगा और इसलिए इसके दूसरे सरफेस पे एडिशनल सोलर पैनल्स ऐड किए गए। अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से लैंड करता है तो क्या ये लैंड कर पाएगा, और इसलिए इस बार इसकी लैंडिंग वेलोसिटी को भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया। इस तरह के और भी कई सवाल पूछे गए कि लैंडर किन किन वजह से फेल हो